तो पिछली क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा था, जिसमें हम सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनल बोला जाता है। उन ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा था। हर ऑर्गेनल एक सेल मेम्ब्रेन जैसे होती है, उसी तरह की मेम्ब्रेन से बना होता है, और ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, यानी लिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसके बारे में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में अलग से हम पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक ग्रेन्युलर साइड वाला जहां पर जो है रफ होता है राइबोसोम के कारण, और एक होता है स्मूथ। तो जो रफ होता है, जहां पर राइबोसोम होता है, उसका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, यानी कि बनाना। दूसरा एग्रेन्युलर या स्मूथ जिसे बोला जाता है, वह है लिपिड से रिलेटेड जो भी पदार्थ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, अलग अलग चीजों को लिपिड पदार्थों के सिंथेसिस के लिए काम आता है। फिर हमने इंट्रा रेटिकुलर एंजाइम देखे थे, गोल्गी एपरेटस के बारे में हमने पढ़ा था। तो गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इसके अंदर से निकलती हैं, उसके फंक्शंस के बारे में हमने देखा था। और थोड़ा सा हमने पढ़ा था। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो पराक्सीसोम भी हो गया था, इसमें जो है ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, और लाइसोसोम में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोलाइज करते हैं, किसी भी चीज को पचाने का काम करते हैं। चलिए सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये आपके सामने है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलिए गुरु जी को मन ही मन नमन करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं, और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होती हैं, तो कई कोशिकाओं के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विशेष रासायनिक पदार्थों का यहाँ से सीक्रेशन होता है। सेक्रेटरी शब्द बना है सीक्रेशन से मिलकर बना है, किसी भी चीज से सीक्रेशन निकलना, जैसे कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है। जो स्वेट ग्लैंड है उनसे क्या सीक्रेशन होता है, स्वेट यानी कि पसीना सीक्रेट। तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स ज्यादातर सेल्स के अंदर पाई जाती है। लगभग सभी ऐसे स्रावी पदार्थ या सेक्रेटरी सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पर एक आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये पिक्चर में आप देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर सिंथेसिस किए हुए प्रोटीन या लिपिड, उनको इन वेसिकल्स में भरकर कहाँ भेजता है, गोल्गी अपरेटस में भेजता है। गोल्गी अपरेटस से फिर जो है वेसिकल्स निकलती हैं, जो कि यहाँ से होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक जाती हैं। एक तो उससे किस चीज का निर्माण होता है, लाइसोसोम का, और फिर जो है सेक्रेटरी वेसिकल्स का, जो इसके अंदर से भरेंगी
जो भी इनके अंदर का मटेरियल होगा वो सेल की मेम्ब्रेन तक जाएगा और वहां से सीक्रेट कर दिया जाएगा। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स का ये काम होता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट करके जो भी पदार्थ जो सीक्रेट हो रहा है उसको बाहर निकालना। शशि गुप्ता जी, आपने हैंड रेस किया है, अगर इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप ठीक है, आप पूछिए क्या है, फिर हम जो है लास्ट में ही लेंगे सवाल ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। बोलिए शशि मैडम। मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी सवाल होंगे हम बाद में लेंगे। तो अभी हम सेक्रेटरी वेसिकल्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से, यहाँ पर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाली वेसिकल्स हैं ये, जो गोल गोल आपको यहाँ पे दिख रही है। और फिर यहाँ से जो निकलती हैं गोल्गी वेसिकल्स निकलती हैं ऐसे। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होती हैं? एक खास तरह के रासायनिक पदार्थों का ये सीक्रेशन करती हैं। और ये किसके द्वारा निर्मित होती हैं? ये होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस के द्वारा ये निर्मित होती हैं। फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स या सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स भी इनको बोला जाता है, नामक भंडारण वेसिकल्स के रूप में ये गोल्गी अपरेटस से साइटोसोल में जो कोशिका द्रव होता है उसमें ये छोड़े जाते हैं। पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स, जिन्हें अग्नाशयी एसिनर कोशिकाओं के अंदर टिपिकल सेक्रेटरी वेसिकल्स को दर्शाता है। ये वेसिकल्स प्रोटीन प्रो एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो अभी तक सक्रिय नहीं हुए को संग्रहित करती है। पेनक्रियाज में कुछ को एंजाइम होते हैं, किसी को जानकारी है पेनक्रियाज में पाए जाने वाले को एंजाइम? आप चैट में लिख सकते हैं। पेनक्रियाज में कुछ को एंजाइम होते हैं जिनके बारे में शायद आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हो। को एंजाइम क्या है, किसी को जानकारी है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। चलिए, किसी का कोई जवाब नहीं। कोई एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी हार्मोन की उपस्थिति में फिर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, है ना। तो ये जो है ये कोएंजाइम है ये, और ये किसी दूसरे हार्मोन्स की उपस्थिति में एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और जैसे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके के ये कोएंजाइम होते हैं। तो सेक्रेटरी वेसिकल्स का एक इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है बताया गया है कि पेनक्रियाज में पाई जाने वाली एसिनर सेल्स जो है वो टिपिकल सेक्रेटरी वेसिकल्स है। और ये क्या है? प्रो एंजाइम या को एंजाइम को जो है अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। तो जो प्रो एंजाइम को बाद में बाहरी कोशिका झिल्ली के माध्यम से पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे अग्नाशयी डक्ट कहते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट में और फिर डिओडिनम में छोड़ा जाता है, जहां पर वे सक्रिय हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भोजन का पाचन का कार्य करते हैं। तो जो पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से जो को एंजाइम या प्रो एंजाइम जो है
आते हैं वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए डिओडिनम में गिरते हैं और डिओडिनम में जाके फिर वो सक्रिय हो जाते हैं और खाने का पाचन करते हैं। ये हमने देखा सेक्रेटरी वेसिकल्स जो कि किसी भी पदार्थ को सिक्रेशन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आपके सामने रखता हूं। ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं जिनकी हमने अभी बात की। इस सिक्रेशन इनका यहां से होता है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की एक तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है और आपको जान के हैरानी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया अपने को 1 से 2 में भी 2 से 4 में भी जो है डिवाइड कर सकता है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं और उसके बाद फिर क्या है एनर्जी निकलती है। ये जो फोल्ड है इसके अंदर आप देखें ये घुमावदार जो रचना है ये फोल्ड है, इनको फोल्ड बोला जाता है। ये इनका नाम क्या है, क्रिस्टी इनको बोला जाता है, क्रिस्ट। और इनके अंदर क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स नाम का पदार्थ भरा रहता है। अभी हम इसके डिटेल में इसको देखेंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहते हैं, जहां से हमको बिजली मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको पावर हाउस बोला जाता है। तो इसके बिना अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उसके बिना क्या होगा, जो सेल है पोषक तत्वों से पर्याप्त ऊर्जा निकालने में असमर्थ हो जाएंगी और अनिवार्य रूप से सभी सेल के कार्य बंद हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के या सेल के साइटोप्लाज्म के सभी क्षेत्रों में मौजूद होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका में इनकी कुल संख्या 100 से लेकर कई हजार तक होती है, जो कोशिका द्वारा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इनकी मात्रा 100 से कई हजार तक हो सकती है आवश्यकता के अनुसार। जैसे मान लीजिए शरीर के जिन अंगों को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं या फिर जो है पैरों से आप बहुत ज्यादा चलते हैं, तो ऐसी जगह है जहां पर ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उन सेल में जो है ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा क्योंकि वहां पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। और जहां पर कोई खास एनर्जी की जरूरत नहीं है वहां पर उसकी मात्रा कम होगी। तो ये 100 से लेकर कुछ हजार तक इनकी संख्या हो सकती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के उन हिस्सों में केंद्रित होते हैं या उन हिस्सों में मौजूद रहते हैं जो इसके एनर्जी मेटाबॉलिज्म के प्रमुख हिस्से के लिए जिम्मेदार होते हैं। जहां पर जो है ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है वहां पर ये मौजूद होते हैं। वे आकार और आकृति में भी परिवर्तनशील होते हैं। इनकी आकार और आकृति भी जो है बदल सकती है, परिवर्तनशील है। कुछ केवल 100 नैनोमीटर व्यास के होते हैं, गोलाकार आकार के होते हैं, जबकि कुछ जो है अन्य लंबे होते हैं और व्यास में 1 माइक्रोमीटर और लंबाई में 7 माइक्रोमीटर जितने बड़े हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मूल संरचना जिसे डायग्राम में हमने अभी देखा था ये है, आप देख सकते हैं 2-7 जो डायग्राम है, फिगर इसमें आप देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मूल संरचना देखें जिसमें कि मुख्य रूप से 2 लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मेम्ब्रेन से बना हुआ है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए ये 2 लिपिड, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो ये 2 लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से ये बना होता है।
तो एक बाहरी झिल्ली और दूसरी एक आंतरिक झिल्ली कहते हैं। आंतरिक झिल्ली के कई इनफोल्डिंग शेल्फ बनाते हैं जिन पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम जुड़े होते हैं। ये शेल्फ है, ये जो मुड़ाव है ना, घुमावदार रचनाएं हैं, ये शेल्फ्स हैं, एक तरह के फोल्ड हैं। इनमें क्या भरे रहते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम इनके अंदर भरे रहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियन की इनर कैविटी यानी कि आंतरिक गुहा एक मैट्रिक्स से भरी होती है। कैविटी मतलब एक खाली एरिया। तो ये जो फोल्ड के बीच का जो खाली एरिया है, ये एक लिक्विड से भरा होता है। इस भाग को मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स से ये भरा होता है। और मैट्रिक्स क्या है? एक तरह का तरल पदार्थ होता है, लिक्विड। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर कैविटी एक मैट्रिक्स से भरी होती है जिसमें बड़ी मात्रा में घुले हुए एंजाइम होते हैं जो कि पोषक तत्वों से ऊर्जा निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व जैसे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनमें जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज हो गया, या अमीनो एसिड वगैरह। तो इन सब चीजों से जो है एनर्जी निकालने का काम ये मैट्रिक्स में घुले हुए एंजाइम करते हैं। ये एंजाइम पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण का कारण बनने के लिए शेल्फ पर मौजूद ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और साथ ही ऊर्जा निकलती है। जो निकलने वाली ऊर्जा है उसे बोलते हैं मुक्त ऊर्जा का उपयोग, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में आगे डिटेल में हम देखेंगे, अभी सिर्फ खाली आप नाम याद रखिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। यहाँ पर एडिनोसिन के साथ में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। नामक एक उच्च ऊर्जा पदार्थ को सिंथेसिस करने के लिए किया जाता है। एटीपी को फिर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ले जाया जाता है। ये जो ऊर्जा बनेगी किसी चीज के टूटने से, जैसे C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसको जब तोड़ा जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तो 38 एटीपी एनर्जी निकलेगी या ऊर्जा निकलेगी। ठीक, या एक पदार्थ को सिंथेसिस किया जाएगा, फिर उस पदार्थ को, उस एटीपी को जो है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ले जाया जाता है और फिर यह कोशिका में फैल जाता है, ताकि कोशिकीय कार्यों को करने के लिए जहां भी इसकी आवश्यकता हो अपनी ऊर्जा को मुक्त कर सके। तो इसके अंदर ऊर्जा कैद होती है। किसके अंदर? ये जो एटीपी है, एटीपी के नामक उच्च ऊर्जा पदार्थ जो है, उसके अंदर ऊर्जा रहती है, वो फिर मुक्त हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एटीपी निर्माण का जो रासायनिक विवरण है या केमिकल डिटेल है, वो हम चैप्टर 67 में देखेंगे। लेकिन कोशिका में एटीपी के कुछ बुनियादी कार्यों को इस अध्याय के बाद में पेश किया गया है, तो इस चैप्टर के बाद में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, जिसका अर्थ है कि जब भी कोशिका में एटीपी की बढ़ी हुई मात्रा की आवश्यकता होती है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा, तीसरा और इससे इसी तरह आगे भी बना सकता है। ठीक, तो ये इसके अंदर जो है सेल्फ रेप्लिकेटिव यानी स्व प्रतिकृति, अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। अगर किसी सेल को बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये जो है अपने आप को डबल कर लेगा, ट्रिपल कर लेगा, जिससे जो है ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका नाभिक यानी कि सेल न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के समान डीएनए होता है। यानी कि जो सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, उसी तरह का डीएनए जो है इसके अंदर भी होता है। हम चैप्टर अध्याय 3 में हम देखेंगे कि डीएनए जो है न्यूक्लियस का मूल रसायन है या केमिकल है, जो कोशिका की प्रतिकृति को नियंत्रित करता है। यानी किसी सेल को कितनी बार डिवाइड करना है, ये कंट्रोल करने का काम जो है डीएनए का होता है। और डीएनए कहाँ मौजूद होता है? नाभिक में, या फिर जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी ऐसी ही भूमिका निभाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रतिकृति को, यानी कि रेप्लिकेशन जो उससे 1 से 2 बनेंगे, उसको नियंत्रित करना। तो ये ऊर्जा की मांग पर निर्भर करता है कि किसी सेल को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि फिर माइटोकॉन्ड्रिया अपने को डिवाइड करता ही जाएगा तो फिर जो है पूरे सेल के अंदर वही मौजूद रहेगा, नहीं। कितना करना है, जितनी जरूरत है उतना ही किया जाएगा। ठीक इसी तरह से सेल के अंदर जो डीएनए होता है, तो कोई सेल कितनी बार डिवाइड होगी, ये उस डीएनए के अंदर होता है। वो हम आगे जब पढ़ेंगे जीन्स के बारे में, तो वहां पर आपको बताया जाएगा, सारी डिटेल हम पढ़ेंगे डीएनए का, पूरा सर्जरी करेंगे उसकी। तो डीएनए ये डिसाइड करता है कि कोई सेल कितनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी या अपने जैसी और दूसरी कोशिकाएं बनाएगी। अगर डीएनए में किसी तरह का डिफेक्ट आता है तो सेल या तो मल्टीप्लाई करती चली जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है, एक तरह से ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ वहां पे जो है होने लगती है। तो ये सब कंट्रोल की किसी सेल को कितनी बार जो है डिवाइड होना है, कितनी एक से दूसरी सेल बनानी है, ये डीएनए देखता है। तो जो सेल के अंदर डीएनए होता है, उसी तरह का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद डीएनए भी ये डिसाइड करता है कि सेल की जरूरत के हिसाब से कितने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। अगर 10 माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है तो 10 बनाना है, 100 की जरूरत है 100, 500 की जरूरत है तो 500। जहां पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत है वहां पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। सभी को समझ में आ रहा है? ज्यादा टफ तो नहीं है। आगे बढ़ें। ठीक है। तो ये हमारा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी इनकी डिटेल्स और अधिक जानकारी जो है आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइटोस्केलेटन, फिलामेंट एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेल साइटोस्केलेटन की यहाँ पर बात हो रही है। तो जैसे हमारे शरीर में स्केलेटल सिस्टम होता है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र का क्या काम है? जैसे हम खड़े रहते हैं, हमारी उंगलियां प्रॉपर मूवमेंट होती है। अगर हमारी बॉडी में से हम इस कंकाल तंत्र को निकाल देते हैं तो हमारी बॉडी कैसी होगी? एक केचुए की तरह हो जाएगी। हम बस एक मांस के टुकड़े की तरह लोट-पोट होते हुए रहेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह का स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा। तो जैसे केचुए के अंदर कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, वैसे ही इंसान के अंदर अगर हम निकाल देते हैं तो इंसान की भी हालत वही हो जाएगी। तो जो हड्डियां हैं, अलग अलग हड्डियां हैं, हाथ पैर पीठ, हर जगह जो है हड्डियों से हमारा एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि आदमी के 4 हाथ निकल आए या किसी की 5 टांगे निकल आई, नहीं, जो जरूरी है उतना ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है। पर किसी किसी में कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर 8 4 पैर 4 हाथ भी आते हैं। वो क्या होता है, एक तरह से डीएनए का गड़बड़ी होने के कारण या किसी तरह की डिफॉर्मिटी के कारण ऐसा होता है। तो जैसे हमारे शरीर में मौजूद स्केलेटल सिस्टम होता है, वैसे ही हर सेल के अंदर साइटोस्केलेटल होता है। जैसे साइटो यानी कि सेल के अंदर मौजूद जो स्केलेटल होगा उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटल। वो किससे मिलकर बना होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम बना है बोन से मिलकर, और सेल का जो साइटोस्केलेटल बनेगा वो बनेगा फिलामेंट एंड ट्यूबुलर, यानी ट्यूब के फॉर्म में जो रचनाएं होंगी उनसे, और फिलामेंट यानी कि जो बाल के जैसी रचनाएं होंगी फिलामेंट के रूप में जो होंगी उनसे ये मिलकर बनेगा। इसको हिंदी में बोला जाता है तंतु और नलिका संरचनाएं। सो कोशिका के अंदर फाइब्रिलर प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो फाइबर के जैसे होते हैं उनको फाइब्रिलर प्रोटीन कहा जाता है या तंतुमय प्रोटीन कहते हैं। आमतौर पर फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स में व्यवस्थित होते हैं। ये साइटोप्लाज्म
में राइबोसोम द्वारा सिंथेसिस प्रीकर्सर प्रोटीन मॉलिक्यूल के रूप में उत्पन्न होते हैं। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फिलामेंट बनाने के लिए पॉलीमराइज होते हैं। अब यहां पर एक शब्द आ गया पॉलीमराइज, यानी बहुलकीकृत। इसका मतलब क्या होता है? द टर्म पॉलीमराइज रेफर टू द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर chemically bond together to form a larger molecule known as polymer। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो उसको बोला जाता है मोनोमर। जब एक से अधिक मॉलिक्यूल्स जब बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं तो उनको बोला जाता है, लार्जर जो मॉलिक्यूल होगा जो कई मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसको पॉलीमर बोला जाता है। ठीक, तो सेल के अंदर राइबोसोम द्वारा क्या सिंथेसिस होगा? प्रीकर्सर प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस होंगे। फिर ये मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीमराइज होंगे ये, और फिर एक तरह से जो है फिलामेंट की फिर रचना होगी। तो उदाहरण के लिए कोशिका द्रव्य के बाहरी सतह में, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक्टिन फिलामेंट अक्सर पाए जाते हैं, जिसे एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के लिए एक इलास्टिक सपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक मूवेबल रचना है, लोचदार रचना है, ठीक है, नरम रहती है। तो वहां पर जो एक्टिन फिलामेंट है वो सेल मेम्ब्रेन में जो है एक इलास्टिक सपोर्ट देते हैं, जिससे मूवमेंट हो पाती है। साथ ही ये मांसपेशियों की कोशिकाओं में एक्टिन और मायोसिन तंतु एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल मशीन में ये व्यवस्थित होते हैं। तो हमारे जो मसल्स, जैसे जब आप हाथ इस तरीके से करते हैं, ऐसे जब आप मूवमेंट करते हैं, तो ये जो मसल मूव होते हैं, ये मसल मूव होते हैं एक्टिन और मायोसिन जो तंतु हैं, जो फिलामेंट है, उनके कारण जो है ये मूव होते हैं। तो ये मसल के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ऐसे ही हर सेल के अंदर अलग अलग तरीके के ये रहेंगे। तो ये किस तरीके से देखेंगे? ये देखिए, तो इस पिक्चर में आप देखेंगे, सो ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल टीज्ड फ्रॉम फ्लैजिलम ऑफ स्पर्म, स्पर्म सेल के फ्लैजिला से इसको लिया गया है। जो उसकी स्पर्म की पूंछ होती है वहां से ये लिया गया है तंतु। तो ये इस तरीके का दिखता है, ठीक, क्योंकि स्पर्म भी एक सेल है, उसके अंदर इस तरीके का ये पाया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो जाएगी। ये देखिए साइटोस्केलेटल डायग्राम आपके सामने है। इस पिक्चर में आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इंटरमीडिएट ये फिलामेंट है। ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये जो ट्यूब के जैसी रचना दिख रही है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। फिर माइक्रोफिलामेंट भी दिख रहे हैं यहाँ पर, आप देखें, ये देखिए। तो यहाँ पर ये माइक्रोफिलामेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ये है रफ साइड वाला एरिया इसमें दिख रहा है। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं, राइबोसोम, ये देखिए यहाँ पर जो है राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है और माइक्रोफिलामेंट। तो ये जो साइटोस्केलेटल सिस्टम है हर अंग को अपनी जगह फिक्स रखने का काम भी करता है, ठीक, उसको मजबूती से पकड़ के रखेगा।
तो हमने अक्सर क्या पिक्चर देखी है कि सेल के अंदर जो है पानी भरा रहता है और उसमें ये तैरते रहते हैं। नहीं, तैरते तो रहेंगे लेकिन ये मूवेबल होंगे, थोड़े इधर उधर तो हिल सकते हैं ये, ठीक, लेकिन इनको एक मजबूती जो है सेल के अंदर एक मजबूती सिस्टम देने के लिए स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे को जोड़ के रखता है। बाकी मांसपेशियों के संकुचन का क्या आधार बताया, जो इलास ये क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन जो तंतु होते हैं या जो फिलामेंट होते हैं उनके कारण ये जो है मूवमेंट होती है, एक्टिन और मायोसिन। ये हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में इसके बारे में डिटेल से बताया गया। तो सभी कोशिकाओं में स्ट्रॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी मजबूत नलिका की संरचना और माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण के लिए पॉलीमराइज्ड ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइज्ड मतलब जो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा बनाएंगे उसको पॉलीमराइज्ड बोला जाता है। तो कौन से मॉलिक्यूल, ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स से बना एक विशेष प्रकार का स्टिफ फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम डायग्राम 2-8 में देख सकते हैं, जिसमें कि स्पर्म के फ्लैजिलम से जो है निकाला गया एक आपको फिलामेंट दिखाया गया था। पिक्चर में आप देखेंगे। ये जो अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट। इसकी एक और पिक्चर है, जिससे आपको और अच्छे से दिमाग में एक पिक्चर बन जाए तो उससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी भी। ये देखिए दूसरा एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं, देखो एक्टिन फिलामेंट कैसे दिखते हैं, इस तरीके से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स जब जुड़ के एक नई रचना बना लेते हैं, ये क्या हो गया, पॉलीमराइज्ड हो गए, ठीक, एक दूसरे से जुड़ गए। तो यहाँ पर है एक्टिन फिलामेंट, फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये ट्यूब जैसी रचना, यानी अंदर से तो ये खाली है लेकिन ये ऊपर से जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हो गया, पॉलीमराइज्ड मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। फिर है माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ट्यूब्यूल से भी छोटा माइक्रोट्यूब्यूल। तो एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, ये हो गया इंटरमीडिएट। तो यहाँ आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर है इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट ये डले हुए हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीलियम। प्रत्येक सीलियम के केंद्र में ट्यूबुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो सेल साइटोप्लाज्म से सीलियम की नोक तक ऊपर की ओर होता है। इसके बारे में जो है आगे के चैप्टर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, माइटोजिंग सेल के सेंट्रियोल्स और माइटोटिक स्पिंडल दोनों ही कठोर सूक्ष्म नलिकाओं से बने होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म नलिकाओं यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक प्राथमिक कार्य कोशिका कंकाल के रूप में या सेल साइटोस्केलेटन के रूप में कार्य करना, जो कोशिकाओं के कुछ हिस्सों के लिए कठोर फिजिकल स्ट्रक्चर प्रदान करता है।
ये देखिए, ये सीलियम है, सीलिया है। सो इसके अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये है फ्लैजिला, इसको बोला जाएगा। जैसे स्पर्म के अंदर ये होता है ना फ्लैजिला, इस तरीके की पुछड़ी जो होती है वैसे। तो ये होता है, ये घूमते हैं, ये गति देने का काम करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया या सेल्स को जो है गति देने का काम करते हैं। तो स्पर्म की सेल इस तरीके से दिखती है, ठीक। कुछ बैक्टीरिया भी इस तरीके के होते हैं। तो अलग अलग रोटेशन, सीलिया की रोटेशन मल्टी डायरेक्शन होगी, और फ्लैजिला की डायरेक्शन से एक डायरेक्शन में ही जाए, क्योंकि उसको डायरेक्शन देने के लिए एक ही जो है फ्लैजिला है। सो अभी हमने जो पढ़ा, हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा, फिलामेंट एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सभी को ये समझ में आया। फिर हम आगे का चैप्टर, आगे का टॉपिक थोड़ा डीप है, तो ये आपको क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी चैट में लिखें, अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं आया समझ में तो नो लिख सकते हैं। फिर हम, मैं आपको जो भी आपका सवाल है आप पूछ के उसको आगे क्लियर करके फिर बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें बड़ी थोड़ी टफ होती हैं, तो जितना बारीकी से इनको समझेंगे उतना ही बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम, जो इस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, तो हम सभी चीजों को एक बार में थोड़ा थोड़ा सा कवर अप तो कर ही देंगे उससे, जिसके जिससे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। सो राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, जो सेल के लिए बहुत जरूरी है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सेल के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जैसे ये न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, और उसमें ये राइबोसोम है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सेल के अंदर फ्रीली ये घूमते भी रहते हैं, जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा था। ये देखिए, ये अलग अलग जगह ये मॉलिक्यूल्स की तरह ये राइबोसोम रहते हैं। चलिए, तो अब हम राइबोसोम के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, और ये किस तरीके से काम करते हैं इनके बारे में थोड़ा यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन आ जाएगा। राइबोसोम, जिसको मॉलिक्यूलर मशीन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीन कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, या जो भी है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारी सेल के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुने, समझें, और फिर जो भी डाउट रहेंगे फिर हम उसको आगे देखें। राइबोसोम, सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यह मैसेंजर आरएनए को अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कोड करके, अनुवाद करके प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार है। यहां पर एक शब्द समझ लें, सिंथेसिस, यानी कि दो अलग अलग चीजों से मिलके एक नई चीज का निर्माण करना, दो मॉलिक्यूल से तीसरी एक चीज का निर्माण करना सिंथेसिस कहलाता है। किसी एक नई दो चीजों से मिलकर तीसरी चीज का निर्माण करना। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है सेलुलर लेवल पर
प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहां पर होता है? राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यह मैसेंजर आरएनए जिसे एमआरएनए को अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अनुवाद करके प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार है। राइबोसोम जीन एक्सप्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्सर उन्हें कोशिका के फैक्टरीज के रूप में भी संदर्भित किया जाता है या बताया जाता है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से एमआरएनए निकलेगा जिसको मैसेंजर आरएनए बोला जाता है। एमआरएनए राइबोसोम के अंदर जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर जो है यहाँ पर अलग अलग कोडान पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर उनमें जो है ये अमीनो एसिड को जोड़ता है, जिससे ये एमआरएनए के अंदर जो है राइबोसोम के इसके दो यूनिट हैं, एक अपर यूनिट एक लोअर यूनिट। तो ये छोटी वाली यूनिट होती है ऊपर, दोनों के बीच में ये अमीनो एसिड को अटैच करते जाता है। किसके माध्यम से? टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को पकड़ने का काम करता है। अमीनो एसिड को पकड़ेगा, आरएनए में भेजेगा, फिर आरएनए जो सॉरी अमीनो एसिड को टीआरएनए पकड़ेगा, टीआरएनए पकड़ के जो है कहाँ भेजेगा? राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम के अंदर जो है जब ये जाएगा तो एमआरएनए जो आया है उसके अंदर जहां जहां जिस जिस जगह पर जिस अमीनो एसिड की जरूरत है उसको वहां पर प्लेस कर देगा, और प्लेस करने के बाद फिर एक प्रोटीन बनकर तैयार हो जाएगा। ये पिक्चर आप देखिए, यहाँ पर देखिए। ये बड़ा ही टफ मामला है ये, इसको समझने के लिए। हाँ जी, मानवी जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी बोलिए। मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, ये बताएं। सर बहुत लेंदी है। हाँ, बहुत टफ है ये चीज जो है, लेकिन हाँ। अभी हो जाएगा, धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये जब कभी इससे संबंधित कोई चीज आएगी तो आपको तुरंत क्लियर होगा कि हमने ये वहां पर पढ़ा था। है ना? बहुत इसीलिए तो गाइडर हर कोई एमबीबीएस नहीं की पढ़ पढ़ाई पाता है। करा दो सर। क्या चीज? एमबीबीएस की पढ़ाई करा दो सर आप हमको। हाँ, तो एक न्यूरोथेरेपिस्ट को तो पढ़ना ही चाहिए ना, तब तो सबके सामने बोल पाएगा। हाँ आप वो काम करते हैं जो डॉक्टर भी नहीं करते हैं। हाँ सर बताइए, तो बिल्कुल। फिर हमें तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ बहुत है ज्यादा ना? सर, आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। एक कोर्स से भी हटके है ना। हाँ बिल्कुल। वही तो। तो गुरुजी ने ऐसे ही थोड़ी खोज की है न्यूरोथेरेपी की, इसके पीछे उनकी हम्म, साधना तपस्या यही तो है। उन्होंने जब इन सब चीजों के बारे में पढ़ा तब जाके ट्रीटमेंट निकले हैं। बिल्कुल। लॉजिक कहाँ से देते थे कि भाई ये चीज देने के बाद पेशेंट को ये आराम लगा, तो क्यों लगा, कौन सा केमिकल निकला होगा, और हाँ सेलुलर लेवल पे काम हुआ है। इसमें ये पढ़ रहे हैं ना सर, अगर एक सेकंड में कहीं दूसरा थॉट या कहीं ध्यान और जाता है तो ऐसा लगता है नहीं नहीं जाना है, फिर वो बाद वाला समझ में नहीं आएगा, पूरा हाँ जी, कॉन्सेंट्रेट होके हाँ, सुनना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए हाँ जी थोड़ा सा सर। राइबोसोम के बारे में हम देखते हैं, फिर इसको थोड़ा थोड़ा बाकी थोड़ा का। सा ना सर, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा सा, ना। थोड़ा सा। बाकी ठीक फिर है जो है ठीक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में समझेंगे। ओके है ना? ओके। अभी थोड़ा सा एक 10 मिनट, फिर उसके बाद क्लास को बाइंड अप करेंगे। हाँ हाँ
ठीक है सर। सर इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बात भी बताओ, मतलब लाइक एनर्जेटिक हो जाए, इंटरेस्टिंग आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? देखते हैं। ओके हाँ सर, जी, थैंक हाँ यू। जी, हाँ जी। चलिए, तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है, आप देखें, CAUGGUCA। ठीक, यहाँ पर AUG, ये तीन तीन के फॉर्म में ये होते हैं, है ना? इन चीजों का ध्यान रखें। ये तीन की यूनिट होती है, इनको बोला जाता है कोडान। लगता है आज कंप्लीट नहीं करने देंगे। हाँ जी, बोलिए जय देवानंद जी। आपने हैंड रेज किया है। ओके, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। आज एक पिक्चर आपके सामने है। चलिए, अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर के ऊपर से जा रहा है लगता है। हाँ जी, पूछिए ईशांत राणा जी। माइक्रोफोन ऑन कर दिया है मैंने। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर वो 10 मिनट का तो टॉपिक क्लियर करिए ना, राइबोसोम का। मैं क्लियर तो कर रहा था, लेकिन ये दो तीन लोग जो है हैंड रेस किए। अब क्या इनकी परेशानी है, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, 10 मिनट तो हम सुनेंगे अच्छे से, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ। ओके, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक आप है, कंटिन्यू करें चलिए प्लीज। चलिए। कंटिन्यू रखिए सर। चलिए, इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे बाद में। सो राइबोसोम क्या है? सभी सेल के अंदर, सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यह मैसेंजर आरएनए को अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डिकोड करके या अनुवाद करके प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। राइबोसोम जीन एक्सप्रेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अक्सर उन्हें कोशिका के फैक्ट्रीज या कारखाने के रूप में देखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। सो राइबोसोम जो है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए के थ्रू होता है। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। इसकी प्रोसेस हम अगले उसमें देखेंगे किस तरीके से उसका निर्माण होगा। तो
यहाँ पर 3 तरह के आरएनए को हमने पढ़ना है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और नॉर्मल आरएनए। ठीक, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आप ये प्रोसेस समझ लीजिए, थोड़ा सा जितना समझ में आएगा उतना कोशिश करेंगे। ठीक, ये एक सेल है। ठीक, कोई भी ह्यूमन बॉडी का सेल ले लिया अपन ने। ठीक, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। इसी डीएनए, ये डीएनए है। ठीक, डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो है, दूसरी पिक्चर से आरएनए कैसे बनेगा, तो इनके अंदर जो है शुगर पाई जाती है, राइबो शुगर जिसको बोला जाता है। तो उसमें एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमीन। ये थायमीन विटामिन वाला थायमीन नहीं है, ये दूसरा थायमीन है। ठीक, ये यहाँ पर है, ये देखिए। तो ये ह्यूमन सेल के अंदर ये क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोजोम बोला जाता है इनको। इन क्रोमोजोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो है, ये है फॉस्फेट बैकबोन है शुगर की, और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमीन। इनकी एक रचना होती है, इनकी कोडिंग होती है। ये 3-3 के ग्रुप में आपको अक्सर मिलेंगे। तो जब इसमें एक ग्रुप होता है यूरेसिल, यूरेसिल जब यहाँ जुड़ जाता है तो ये आरएनए में बदल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आरएनए में, तो फिर ये डीएनए से ही आरएनए निकलता है। अब ये आरएनए क्या कहलाएगा? मैसेंजर आरएनए। तो जब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन में क्या है? पोर, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से, उन पोर के माध्यम से ये जो आरएनए है, ये मैसेज लेके जाता है। इसीलिए इसको, यानी कि सेल को किस तरह का प्रोटीन बनाना है, वो ये जीन डिसाइड करते हैं, वो डीएनए के अंदर कोडिंग होती है। फिर उस मैसेज को लेके आरएनए जाता है, आरएनए जाता है मैसेज लेके, इसीलिए इसको एमआरएनए बोला जाता है। अब ये एमआरएनए राइबोसोम के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक, राइबोसोम के अंदर जब ये जाएगा, तो इसकी राइबोसोम की 2 यूनिट हैं, एक स्मॉल सब यूनिट है, दूसरी लार्ज सब यूनिट है। और राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना होता है। और जो एमआरएनए है, ये किससे अटैच हो जाता है? राइबोसोम से। कहां से निकला था ये जो आरआरएनए भी है, वो भी यहीं से निकलेगा, और जो एमआरएनए है वो भी यहीं से निकलेगा, न्यूक्लियस से। ठीक, फिर एक टीआरएनए है। टीआरएनए सेल के अंदर फ्रीली घूमता रहता है, और ये अमीनो एसिड को अटैच करता है। आप ये देखें, ये अलग अलग अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को इसने पकड़ के रखा। अब ये आगे प्रोसेस बढ़ती है, सेकेंड प्रोसेस, राइबोसोम के अंदर एमआरएनए आ गया। एमआरएनए के अंदर अब यहाँ पर जो है, जहां पर जो कोडिंग होनी है उस हिसाब से, चाहे AUG है या TUG है, इस तरीके से, तो वहां पर जो है टीआरएनए क्या करेगा? अमीनो एसिड को लेकर आएगा राइबोसोम के अंदर, और जो एमआरएनए है उसकी यूनिट के साथ में ये वो जो कोडिंग है, जिसको डिकोडिंग करके वो उसमें अटैच कर देगा। तो एमआरएनए क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया। ठीक, यानी कि नया बन गया, ट्रांसलेट कर दिया गया। फिर जो है एमआरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड, और फिर टीआरएनए छूट जाएगा अपना काम करके। उसने जो अमीनो एसिड पकड़ के लाया था वो उसने अटैच कर दिया, और उसका काम हो जाता है। ठीक, फिर राइबोसोम इनकॉर्पोरेटिंग अमीनो एसिड इनटू द ग्रोइंग प्रोटीन चेन, उसके अंदर ये जोड़ता चला जाता है, और फिर आगे क्या जाके बनता है? एक प्रोटीन की चेन बनती चली जाती है, प्रोटीन की लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। तो ये आरएनए का, राइबोसोम का ये काम होता है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए का, आरएनए से एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा। तो ये 3 फेज में ये काम
होता है, वो 3 फेजेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और किस तरह की वो फेजेस होती हैं। अच्छा, इनके साइज के बारे में जो है अलग अलग होती हैं। जो बड़ी सब यूनिट होती है वो 60S और छोटी सब यूनिट 40S। तो छोटी सब यूनिट में 40S, इसमें 18S RNA और प्रोटीन होते हैं, और बड़ी सब यूनिट में 28S RNA और 5.8S RNA और 5S RNA और प्रोटीन होते हैं। एस का क्या मतलब है यहाँ पर? एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट है, जो सेंट्रीफ्यूजेशन के दौरान अवसादन दर का माप है, जो आकार और आकृति को दर्शाता है। सेंट्रीफ्यूजन यानी कि किसी भी चीज को आप एक उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल चीज के अंदर डाल के उसको घुमाएंगे और घुमाते चले जाएंगे, घुमाते चले जाएंगे। तो वो जहां जहां पर जो मॉलिक्यूल अपनी आकृति के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से चिपकेंगे, तो उस हिसाब से उनका डिसाइड होगा कि ये कितने एस का है ये। हाँ, ये साइज जो है आर, इसका राइबोसोम का साइज है ये। तो बड़ी यूनिट का जो साइज है उसमें जो ये आरएनए होंगे उसको दिखाया गया है। तो बड़ी सब यूनिट 60S बोला जाता है, यानी इसका साइज को दर्शाने के लिए उन्होंने बनाया है स्वेडबर्ग यूनिट। एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है। तो इसमें क्या होंगे 28S, यानी 28S के साइज के जो है RNA होंगे। दूसरे कितने होंगे 5.8S के। तीसरे होंगे 5S RNA। और जो छोटी सब यूनिट है उसमें होते हैं 18S RNA, और बनी कितने से होती है वो 40S से बनी होती है। तो ये है। ठीक है मानवी जी, आपको समझ में आया साइज के बारे में? ठीक है। फिर राइबोसोम का स्थान कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम कोशिका के भीतर दो रूपों में मौजूद होते हैं। पहले है फ्री राइबोसोम और दूसरे हैं बाउंड राइबोसोम। सो फ्री राइबोसोम यानी सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका में ये घूमते रहते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जहां जिस प्रोटीन की जरूरत है उस तरह के प्रोटीन को ये सिंथेसिस कर देंगे। दूसरे हैं बाउंड राइबोसोम, यानी कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनल से जुड़ के अपना काम करते हैं। तो जैसे कि ये कहाँ पर बाउंड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़े होते हैं, और सिक्रेशन के लिए या मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल्स में उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन को ये सिंथेसिस करते हैं। इनके काम क्या हैं राइबोसोम के? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम mRNA से जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। आरंभ, विस्तार और समाप्ति। एक बड़ा फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा है कैटालाइटिक एक्टिविटी, यानी कि किसी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, उत्प्रेरण करने के लिए ये काम करते हैं। तो राइबोसोम एक राइबोजाइम है, जिसमें बड़ी यूनिट के भीतर आरएनए अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड को जो है उत्प्रेरित करता है, या कैटालिटिक एक्टिविटी प्रोसेस करने का काम करता है। तीसरा इसका बड़ा काम है सेलुलर कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन करने में हेल्प करना। तो राइबोसोम जो है ट्रांसलेशन सुनिश्चित करने के लिए टीआरएनए और अन्य कारकों के साथ में समन्वय में काम करता है। कहाँ पर किस अमीनो एसिड की जरूरत है, कौन सा बनाना है, किसको क्या जरूरत है, वो टीआरएनए और ऑर्गेनल के बीच में ये एक मीडिएटर का काम भी करता है। तो फिर इसकी ये 3 प्रोसेस हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन और फिर जो है समाप्ति यानी टर्मिनेशन।
थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनिशिएशन के दौरान क्या होता है, छोटा राइबोसोमल सब यूनिट स्टार्ट कोडान AUG पर mRNA से जुड़ता है। पिक्चर में आपको दिखाते हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग कोडान की जो होगी, ये देखिए mRNA का पहला मॉलिक्यूल क्या, AUG। ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो स्टार्ट कोडान जो इनिशिएशन, पहली प्रक्रिया, तो छोटा राइबोसोमल सब यूनिट जो कि 40S साइज का होता है, सब यूनिट स्टार्टिंग कोडान AUG पर mRNA से जुड़ता है। आरंभिक tRNA मैथियोनिन ले जाने वाला स्टार्ट कोडान से जुड़ता है। फिर सेकेंड एलोंगेशन, विस्तार, राइबोसोम mRNA के साथ चलता है और कोडान को पढ़ता है और उन्हें संबंधित अमीनो एसिड ले जाने वाले tRNA अणुओं से मिलाता है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं जो एक बढ़ती हुई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। फिर समाप्ति, जब राइबोसोम का स्टॉप कोडान होगा, यानी कि अब नहीं तो ये प्रोटीन बनाता जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, तो ये कब रुकेगा, जब इसका एंडिंग कोडान होगा या समाप्ति वाला जो कोडान, स्टार्टिंग कोडान क्या है AUG। तो अभी रुकने का कोडान कैसे पता चलेगा कि भाई रुक जाना है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वो उसके 3 कोडान है, एक है UAA, UAG और UGA। ये है यूरेसिल, तो एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल एडेनिन ग्वाइनिन, यूरेसिल ग्वाइनिन एडेनिन। तो ये जैसे ही वहां पर आएगा स्टॉप कोडान पर पहुंचता है तो एक रिलीज फैक्टर बंधता है और पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाता है, एक प्रोटीन कंप्लीट हो गई, ये AUG पे आके खत्म हो जाएगा AUU। तो इसमें 3 है स्टॉपिंग कोडान के रूप में, UAA, UAG और UGA। जहां भी ये यूरेसिल ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर, तो वहां पर एंडिंग हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसमें इनिशिएशन है, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये 3 प्रोसेस में राइबोसोम काम करता है। और इस तरह से सेल के लिए जो जरूरी प्रोटीन है वो प्रोटीन बनता है। अगर यहाँ पर ये प्रॉपर सही कोडिंग से नहीं डालता है, मान लीजिए राइबोसोम जो है प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करता है, तो फिर क्या होंगे, एबनॉर्मल प्रोटीन का निर्माण होगा बॉडी के अंदर, और एबनॉर्मल प्रोटीन कोई ना कोई डिजीज का निर्माण करता है। तो क्या डिजीज हो सकती है, सो इसमें जो है राइबोसोमोपैथी होती है, जिसमें राइबोसोम बायोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले जेनेटिक डिफेक्ट आ सकते हैं, जिसमें डायमंड ब्लैकफेन एनीमिया होता है, कैंसर हो सकता है, राइबोसोम उत्पादन का असंयम या अनियंत्रित कोशिका वृद्धि से ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये था राइबोसोम, छोटी सी जानकारी राइबोसोम की। अभी आप बोल सकते हैं।